Hi kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश चैनल की प्रैक्टिस बुक में फर्स्ट यूनिट जो हमारा इन्वायरमेंट यूनिट जो है, सॉरी एडवेंचर जो हमारा यूनिट है उसमें हम अभी प्रैक्टिस शीट बी स्टार्ट करने वाले हैं। इन आवर लास्ट वीडियो हमने प्रैक्टिस शीट ए खत्म कर ली थी, ठीक है। सो अब हमारे पास जो प्रैक्टिस शीट बी है इसमें वी हैव वोकैबुलरी वर्ड्स जो है उसमें आपके पास कंपाउंड वर्ड्स हैं। इसके अलावा ग्रामर में वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ पंक्चुएशंस, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं हमारे पास एंड वी हैव गॉट स्टोरी राइटिंग एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Join the words in column A with the words in column B to form hyphenated adjectives। हम hyphenated adjectives already पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा good natured, he is a good natured person, ठीक है। So यहाँ पे what kind of a person is he? He is a good natured person। तो यहाँ पे इफ यू विल सी दो वर्ड्स को हमने मिक्स करके एक वर्ड बनाया है गुड नेचर्ड, विच आर सेपरेटेड यूजिंग हाइफन। हाइफन को यूज करते हुए हमने उन्हें सेपरेट किया है, ठीक है। तो हाइफन हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दीज आर टू सेपरेट वर्ड्स जो कि जब आपने ऐड किए तो वो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, बस हमें इन वर्ड्स को देख के मैच करना है कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स कैसे बन सकते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब सन के साथ क्या यूज हो जाएगा? सन के साथ यूज हो जाता है सन बेक्ड। मतलब सन में जब एकदम आपका पकोड़ा तल जाता है ना तो उसको कहते हैं सन बेक्ड। मैन, तो अगर कोई आपने आदमखोर टाइगर देख लिया तो आप क्या बोलते हो? मैन ईटिंग python or man eating leopard, man eating lion, man eating man anything। next is time। अब टाइम के साथ क्या होगा कि ये जो टेक्निक है ना ये बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाली है, तो टाइम सेविंग टेक्निक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज क्विक। अब क्विक मतलब जिसका दिमाग बहुत जल्दी चलता है उसको आप बोलते हो क्विक विटेड। तो ये आ गया आपका डी का आंसर, फोर्थ का आंसर। स्ट्रॉन्ग मतलब जिसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसको आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग विल्ड, तो ये हो गया फिफ्थ का आंसर। और लास्ट में एकदम टॉप क्लास चीजों से हम बोलते हैं वर्ल्ड क्लास। दैट इज इट, वेरी सिंपल इट इज। ये रहे हमारे आंसर्स, ठीक है। सन बेक्ड, मैन ईटिंग, टाइम सेविंग, क्विक विटेड, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड वर्ल्ड क्लास। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो जितने हमने वर्ड्स बनाए इनके सेंटेंसेस फॉर्म करने। सो ये रहे हमारे सेंटेंसेस। वी स्ट्रोल्ड अलोंग द सन बेक्ड स्ट्रीट्स ऑफ राजस्थान। मतलब सन बेक्ड मतलब होता है एकदम तपी हुई, तो हम लोग जो एकदम राजस्थान की जो तपी हुई जो रोड्स थी उस पर चल रहे थे, ओके। इट वॉज अ मैन ईटिंग टाइगर। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सम टाइगर। आपने बोला अरे वो तो आदमखोर था, वो तो मैन ईटिंग टाइगर था। In the seminar we learned time saving techniques। हमने सेमिनार में क्या सीखा? टाइम सेविंग टेक्निक्स सीखी। शनाया कैन हैंडल दिस, शी इज अ क्विक विटेड गर्ल। अब जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम में पड़ गई शनाया, तो आपने क्या बोला? अरे डोंट वरी, शनाया विल हैंडल दिस। मतलब शनाया ख्याल रख लेगी, वो बहुत क्विक विटेड है, मतलब वो बहुत जल्दी सोचती है, उसका दिमाग बहुत फास्ट चलता है। जैसे चाचा चौधरी वो क्या थे? वो क्विक विटेड थे। सो ये हमने यूज कर लिया क्विक विटेड यहाँ पे। She sighed, remembering how strong-willed her father was। So here we are talking about a girl whose father is no more, okay, whose father has passed away, and now she is maybe in some tough times and she is thinking about her father, और वो सोच रही है, तो she sighed मतलब क्या होता है? heavily breathed करना। तो अपने उसके फादर कितने स्ट्रॉन्ग विल्ड थे वो सोच के वो साई कर रही है। We need to put on another world class performance। मतलब अब आपने एक परफॉर्मेंस दिया, सेमीफाइनल में आपने रॉक कर दिया स्टेज को, अब आपको एक और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देनी है फॉर द फाइनल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे दैट आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दिए हैं, उनसे आपको नाउन फॉर्म करने हैं, ठीक है। अब जब मुझे नाउन फॉर्म करने हैं तो यूजुअली आपको एक सफिक्स ऐड करना पड़ता है। सफिक्स मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने यहाँ पे अम्यूज है, अम्यूज एक वर्ब है,
अम्यूज में आपने मेंट ऐड कर दिया। तो जैसे ये मेंट जो है, जो वर्ड्स, जो आपके जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो आप वर्ड के लास्ट में एंड करते हो उसको हम कहते हैं सफिक्स, और जो वर्ड्स जो होते हैं जो आप उसके पहले ऐड करते हो उसको आप बोलते हो प्रीफिक्स। मतलब पहले फिक्स कर दिया तो प्रीफिक्स, बाद में फिक्स किया तो सफिक्स। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि TION, शन हो गया, मेंट हो गया, SION होता है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ITY हो गया, ओके, अभी LLY हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सफिक्स होते हैं जिनको ऐड करके आप किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को नाउन फॉर्म करते हो। ओके, इसकी एक अगेन देयर इज अ वीडियो फॉर दिस व्हिच यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इनको कैसे नाउन फॉर्म करने वाले हैं। क्लियर का क्या हो जाएगा? क्लैरिटी। ठीक है, कोई चीज क्लियर है इसका मतलब मुझे उस चीज की क्लैरिटी है, तो वो हो गया नाउन। इम्प्रेस, मैं तुम्हें इम्प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है तो इम्प्रेस वर्ब हो गया, इम्प्रेसिव नाउन हो गया। तो यहां हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वो बहुत इम्प्रेसिव, सो इम्प्रेसिव तो एडजेक्टिव हो जाएगा इम्प्रेशन। कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, इसकी कोई चीज है जो ज्यादा है तो वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। एंथुसियास्टिक, ये बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक हैं, इसका मतलब वो लोग, आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हो, उन्होंने कोई काम कैसे किया? बहुत सारे एंथुसियाज्म के साथ किया, तो ये नाउन हो गया। एबल का हो जाएगा एबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितने भी सेंटेंसेस हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आपके पास यहाँ पे हाइफन वाले एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब ये मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हाइफन लगेगा लेकिन वो पंक्चुएटेड नहीं है, तो हम इनको देख लेते हैं। There is a 50-50 chance of India winning the match. India, I capital, it's a proper noun. Okay, there is a 50-50 chance of India winning the match. तो यहाँ पे कितना चांस है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में हम हाइफन यूज करते हैं, तो आप इसमें लिखोगे 50-50 चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there was no vegetation in the far-flung areas outside the city. अब there was no vegetation मतलब जो है दूर वाले एरियाज में कहीं कोई वेजिटेशन नहीं थी, कहीं कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे, आप सब्जियां भाजियां कुछ नहीं लगा सकते। सो कौन से एरियाज में? फार फ्लंग एरियाज में, मतलब दूर दराज के एरिया में, तो इसके बीच में आपको लगाना पड़ेगा एक हाइफन। नेक्स्ट इज द पुलिस कुड नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल्स एंड केम बैक एम्प्टी हैंडेड। कैसे आए वो? एम्प्टी हैंडेड। तो एम्प्टी हैंडेड में आपने क्या लगा दिया? हाइफन। जितू saw a well-fed cow at the entrance of a house. जितू ने क्या देखा? एक अच्छी सी well-fed cow, जिसका पेट एकदम टोटल भरा हुआ है, अपने घर की एंट्रेंस में। कैसी काउ थी वो? well-fed। इसके बीच में आपने क्या लगा दिया? हाइफन। I wish I had such an easy going family too. काश मेरी फैमिली भी इतनी easy going होगी। हाँ ठीक है, चिल मारने वाली है एकदम। तो अब आपने क्या बोला? कैसी फैमिली? इजी गोइंग फैमिली। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। कैसी फैमिली? इजी गोइंग। तो यहाँ पे आपने इजी गोइंग के बीच में भी हाइफन लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, माई 75-year-old grandma dislikes densely populated areas. तो मेरी जो 75 ईयर्स की जो मेरी ग्रैंड मॉम है, उनको एकदम जो पास पास घर होते हैं ना, जैसे कि मुंबई में होते हैं, दिल्ली में, जो मतलब बेसिकली मेट्रो सिटीज में होते हैं, या सिटीज में, नॉर्मल सिटीज में भी होते हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उन्हें वैसे एरियाज नहीं पसंद है। अब यहाँ पे ग्रैंड माँ के पहले आ रहा है ये, तो अगर नाउन के पहले आप एज बता रहे हो तब आपको उसके बीच में हाइफन लगाना पड़ता है, तो हमने लगा दिया 75 ईयर ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, माई ग्रैंडफादर इज 80 ईयर्स ओल्ड बट स्टिल हैज अ वेल मेंटेन्ड बॉडी। अब देखो यहाँ नहीं लगाओगे आप। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि 80 ईयर्स ओल्ड के बाद नाउन नहीं है, नाउन 80 ईयर्स ओल्ड के पहले, तो आप इसमें नहीं लगाओगे। लेकिन कैसी बॉडी है उनकी? वेल मेंटेन्ड बॉडी है, तो आपने लगा दिया वेल मेंटेन्ड के बीच में हाइफन। These are really old fashioned clothes. ये जो क्लोथ्स हैं ये लिटरली ओल्ड फैशन्ड हैं। ही कंप्लेन, उसने कंप्लेन किया। क्लोथ्स कैसे हैं? ओल्ड फैशन, लगा दिया हमने हाइफन।
अब आपके पास ये एक पैराग्राफ है, यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड, आपको इसको प्रॉपर्ली पंक्चुएट करना है। जेकब इज वन ऑफ द मोस्ट लेड बैक पीपल आई नो, ही इज टॉल एंड स्लिम विद ब्लैक हेयर। क्या गड़बड़ है यहाँ पे? जेकब इज वन ऑफ द मोस्ट लेड बैक पीपल, आई हमेशा कहीं पे भी आई कैपिटल होता है, आई नो। अब इसके बाद लगा दो फुल स्टॉप, ही का एच कैपिटल हो जाएगा, he is tall and slim with black hair। तो यहाँ पे ये सेंटेंस को आपने डिवाइड कर दिया, पंक्चुएट कर दिया प्रॉपर्ली, और ऑफ कोर्स फुल स्टॉप के बाद when you start your sentence it has to start with a capital letter। And he always wears a t-shirt and black jeans, his jeans have holes in them and his baseball boots are scruffy too, he usually sits at the back of the class। अब this is a mix of 3 sentences। अब यहाँ पे क्या है? And he always wears a t-shirt and black jeans, full stop। ठीक है, a t-shirt and black jeans, his H capital, his jeans have holes in them and his baseball boots are scruffy too, full stop। He usually sits at the back of the class and he often seems to be asleep, however when the exam results are given out he always gets an A। don't think has as lazy as he appears to be। don't think that has nahi, he is, this is he is। don't think he is as lazy as he appears to be। तो अब आप इसको जब करोगे and he often seems to be asleep, and he often seems to be asleep, full stop, however के बाद कॉमा। ठीक है, however when the exam results are given comma are given out, however when the exam results are given out comma he always gets an A। अब यहाँ पे A एक ग्रेड है तो ये A को कैपिटल लगा दो और पंक्चुएशन मार्क के अंदर डाल दो। ठीक है, और लगा दो फुल स्टॉप। अब यहाँ पे है don't think he is as lazy as he appears to be, full stop। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही कम चीजें थी। the only thing is and he always wears a t-shirt and black jeans। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे he is tall and slim with black hair and he always wears, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस टिक द करेक्ट वन। ठीक है, वन हैज टिक द करेक्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया गया है। आई एम गोइंग टू द बीच, ओके, आई एम गोइंग टू दोज बीच। अब यहाँ पे आप एक सिंगल बीच की बात कर रहे हो, तो आप एक बीच पे जा रहे हो, दोज क्यों लगाओगे? दोज लगाते हैं हम जहां हम मल्टीपल बीचेस की बात करें, प्लूरल की बात करें। सो आई एम गोइंग टू दोज बीचेस, तो तब दोज होगा। यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आई एम गोइंग टू द बीच। ठीक है, द जैक बिलोंग टू अ ट्राइब लिविंग ऑन द आइलैंड। जैक बिलोंग टू द ट्राइब लिविंग ऑन द आइलैंड। अब जैक एक पर्सन का नाम है, उसके आगे आपको द लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, जैक एक ट्राइब को बिलोंग करता है जो कि कहाँ रहते हैं? आइलैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट इज आई स्टिल हैव एन आवर लेफ्ट फॉर द इंटरव्यू। अभी भी इंटरव्यू के लिए मेरे पास अभी 1 घंटा बचा हुआ है। आई स्टिल हैव अ आवर लेफ्ट फॉर द इंटरव्यू। इसमें क्या होगा? आप आवर जो है, आवर, इसका साउंड कैसा है? आवर वाला साउंड है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल एन लगाना पड़ेगा, ए नहीं लगेगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मेनी डिशेस वर लेफ्ट अनटच्ड। बहुत सारे जो बर्तन थे, बहुत सारी जो डिशेस थी वो उनको लोगों ने छुआ भी नहीं था। अब यहाँ पे डिशेस आप काउंट कर सकते हो ना, कितनी थालियां, कितनी प्लेट्स, कितने चम्मच, कितने ग्लास, तो दोज थिंग्स जिसको आप काउंट कर सकते हो उसके साथ आप मच यूज नहीं कर सकते। ओनली अनकाउंटेबल चीजों के साथ आप मच यूज कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेनी डिशेस। The gardener shouted at the trespassers। जो गार्डनर था उसने ट्रेसपासर्स पे शाउट किया, मतलब जो लोग का, जैसे कि आपके घर में इधर से निकल गए, जैसे वहां जगह है तो, या जो भी आपके घर में बिना बताए घुस जा रहा है, तो जो ट्रेसपासर्स होते हैं उस पे उन्होंने शाउट किया।
shouted at the trespassers। अब यहाँ एन गार्डनर क्यों आएगा भाई? आर्टिकल आप एन क्यों लगाओगे यहाँ पे? क्योंकि गार्डनर तो सबसे पहला एक गार्डनर ने अगर आपको बोलना भी है तो यहाँ पे आपको गार्डनर बोलोगे, लेकिन एन नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ लिटिल हंटर्स कम होम बिफोर सनसेट। ओनली अ लिटिल, अब अगेन मैंने बताया था आपको, अ लिटिल अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है। हंटर्स, कितने हंटर्स हैं? 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, आप उनको काउंट कर सकते हो, तो आप अ फ्यू यूज करोगे। दोनों का मतलब होता है कम, लेकिन एक काउंटेबल के लिए यूज होता है, एक अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो आप बोलोगे ओनली अ फ्यू हंटर्स कम होम बिफोर सनसेट, सो दिस इज द राइट आंसर। I jumped into the lake without any fear to save her. I jumped into the lake without a little fear to save her. मैं बिल्कुल भी डरे बिना उसमें कूद गया, तो आप बोलोगे without any fear, बिल्कुल कोई भी fear नहीं था मुझे। Hang gliding was the most amazing experience in the Goa। ठीक है, अब यहाँ पे कि हैंग ग्लाइडिंग जो था मेरा सबसे गोवा में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन ये गोवा के आगे द क्यों लगाया है भाई? गोवा तो एक ही पता है, द लगाने की क्या जरूरत थी? तो हमारा सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटर्मिनर्स यूज करने हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। सो एज पर द सेंटेंस, डैश फेमस पेंटर लिव देयर। ओके, अब आप कैसे बोलते हो? एक बहुत फेमस पेंटर है जो वहां रहता है, ठीक है, और सिंगल पेंटर है, तो आप क्या बोलोगे? अ फेमस पेंटर लिव्ड देयर। दिस डैश, दिस इज, यहाँ पे इज मिसिंग है, दिस इज डैश जैकेट, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज माई जैकेट और दिस इज योर जैकेट। ठीक है, आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हो। आई नीड डैश डेट्स टू मेक माई डेजर्ट। मुझे अपने डेजर्ट बनाने के लिए कुछ डेट्स चाहिए, डेट्स जो हम खाते हैं, तो आप बोलोगे आई नीड सम डेट्स। ठीक है, आई नीड सम डेट्स आप बोल सकते हो, और आप ये भी बोल सकते हो आई नीड 2 डेट्स, आई नीड 5 डेट्स। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएगा। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो यही सारे हो जाते हैं। ओके, डैश हाउसेस नियर द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक वर डैमेज्ड। जो जो अर्थक्वेक आया था, तो जैसे मान लो अर्थक्वेक आया, ठीक है, अब ये एरिया में अर्थक्वेक पूरा आया है, तो जहां से अर्थक्वेक नीचे स्टार्ट होता है ना, उसको आप बोलते हो एपिसेंटर। तो अब एपिसेंटर के अंदर मान लो इधर इधर पे जितने भी, अब ये ना धीरे धीरे इसका जो पावर होता है वो कम होने लग जाता है। तो जैसे दूर दूर लोगों को बस हल्के से झटके आते हैं, लेकिन जो लोग एपिसेंटर के पास में होते हैं उनका सब कुछ जो है टूट फूट जाता है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में क्या बोला है कि डैश हाउसेस नियर द एपिसेंटर। अब एपिसेंटर के पास अगर अर्थक्वेक में आया है तो सब बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो आप बोलोगे मेनी हाउसेस, बहुत सारे हाउसेस, क्योंकि वो एपिसेंटर के पास में थी। लुक एट डैश फ्लावर्स इन द गार्डन। लुक एट, अब आप क्या बोलोगे? लुक एट दोज फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में वो उन फूलों को देखो, या आप ये भी कह सकते हो गार्डन में इन फूलों को, लुक एट दीज फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, अब है देयर आर डैश रेयर बुक्स अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी। अब आप क्या बोल सकते हो? देयर आर मेनी रेयर बुक्स अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी, देयर आर सम रेयर बुक्स अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी, बोथ आर करेक्ट। डैश क्लोथ्स आर दीज, हुज क्लोथ्स आर दीज, ये कपड़े किसके हैं? डू यू हैव डी कैपिटल, डू यू हैव डैश क्वेश्चंस टू आस्क मी, क्या तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस है मुझसे पूछने के लिए? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क मी? दैट इज इट, ये रहे हमारे आंसर्स। ओके, यहां पे जैकेट हमें कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पे हम आ जाते हैं स्टोरी राइटिंग में। ठीक है, a story requires a well defined theme, it must have a plot, a distinct setting and defined characters. Think about the major and minor characters, how they behave, where the story takes place, the events that happen, a problem that may come up and the way in which it is solved. So story writing का वीडियो भी है जो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। स्टोरी राइटिंग किस तरीके से आप यूज करते हो, किस तरीके से आप माउंटेन वाला जो सिस्टम होता है उसे यूज करते हो। सो यू स्टार्ट
ठीक है। आप अपनी बताते हो स्टोरी कहाँ हो रही है, कौन कौन से आपके कैरेक्टर्स हैं, एक दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ आपके जो होते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे वो लोग दिखते हैं, कैसे वो लोग बात करते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका नेचर कैसा है। दिस इज हाउ योर स्टोरी स्टार्ट्स। फिर आपका राइजिंग एक्शन आ जाता है। राइजिंग एक्शन का मतलब हो जाता है अब आपकी जो भी आपकी कोई कहानी है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक प्रोटोगनिस्ट होगा, एक एंटोगनिस्ट होगा। प्रोटोगनिस्ट मतलब द हीरो ऑफ योर स्टोरी, एंटोगनिस्ट मतलब द विलन ऑफ योर स्टोरी, ठीक है। तो किस तरीके से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम नहीं होगी स्टोरी में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो राइजिंग एक्शन स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका एकदम ऊपर जाके, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा आपका, अगर जैसे कोई भी स्टोरी चल रही है तो क्या आ जाता है ऊपर, सबसे पहले जैसे एक्शन बड़ा बड़ा बड़ा, फिर क्लाइमेक्स आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है। मतलब एकदम ऊपर आपका पारा चढ़ गया। उसके बाद वापस फॉलिंग एक्शन आ जाता है। फॉलिंग एक्शन मतलब अब आपकी स्टोरी जो है, जैसे झगड़ा खत्म हो गया या प्रॉब्लम खत्म हो गई, कैसे स्टोरी वापस जो है सॉल्व हो रही है, एंड फाइनली आपका जो है एंड हो जाता है स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग और अ सैड एंडिंग, इट्स ऑन यू, ठीक है। तो स्टोरी राइटिंग का एक प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, प्लीज चेक दैट आउट। यहाँ पे जो चीजें देखिए, वेन एवर यू आर राइटिंग अ स्टोरी, आपके कैरेक्टर्स डिफाइन होने चाहिए, आपका सेटिंग डिफाइन होना चाहिए, प्लॉट डिफाइन होना चाहिए। प्लॉट मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्टोरी है उसमें एग्जैक्टली कितनी सिचुएशंस आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। Make your story interesting by including detailed descriptions and interesting phrases or idioms. तो आपकी स्टोरी को, जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं हमें कब मजा आता है, when we can picturize the story, visualize the story. तो आपकी स्टोरी भी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। Use a lot of adjectives, phrases and idioms. Remember to include dialogues too. तो अब जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, we have got certain things, pitching tents, campfire, singing and dancing, story session, wild animals, a great escape. इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हमको एक स्टोरी लिखनी है। सो लेट्स बिगिन। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इसमें आप एक चीज ध्यान दो कि आपको एक कैंपिंग एडवेंचर पे जाना है, ठीक है। यू हैव टू गो टू अ कैंपिंग एडवेंचर। कब जाना है और आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 200 से 250 वर्ड्स। तो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे, यू हैव टू हैव एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन कि आप जो हो, आपको कैंपिंग पसंद है या नहीं पसंद है, आप कब गए थे, किसके साथ गए थे, कौन से मंथ में गए थे। एक इंट्रोडक्शन होने के बाद देन ऑल एवरीथिंग दैट यू डिड देयर, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन अ स्टोरी, सो लेट्स सी दिस, ठीक है। Camping is a favorite and inexpensive summer activity for many folks. अब ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि कैंपिंग होती क्या है। तो कैंपिंग एक बहुत ही लोगों का फेवरेट और एक इनएक्सपेंसिव सी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद है। Roughing it in the wilderness can be an adventurous, thrilling and full of life. Now, of course, we love playstations, we love musical videos, we love, being with our friends, and we love to be all the time in front of these gadgets, या तो TV, या फिर laptop, या your phone, Instagram, Facebook, Snapchat and what not. But when you are out there in the wilderness, मतलब एकदम पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, जहाँ आप अपने आप से भी बात कर सकते हो, where you can hear the most beautiful music that nature has, तब बहुत मजा आता है। So roughing it in the wilderness मतलब आप एक वाइल्ड जगह पे जब जाते हो तब वहां पे आपके पास जो है एयर कंडीशनर नहीं होता ना, आपके पास वहां बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बेड्स होते हैं, तो यू आर वेरी रफ देयर, ठीक है। बट दैट हैज अ डिफरेंट चार्म टू इट, वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस होता है, थ्रिलिंग होता है, एंड इट्स फुल ऑफ लाइफ। This is how I introduced my story, ठीक है। Now this is the how I introduced the topic. Now I'll introduce the story. It was my first camping outing. वो मेरा पहला कैंपिंग था। My friends and I planned to visit हरकी-दून। तो मैंने यहाँ बताया मैं किसके साथ गई हूँ और यहाँ बताया मैं कहाँ पे गई हूँ, ठीक है। So my friends and I planned to visit हरकी-दून, उत्तराखंड। The place was majestic. अब you have to use a lot of adjectives. वो कैसा था, एकदम majestic था, मतलब बहुत beautiful, बहुत ही ज़्यादा vast था। Beautiful mountains, river valleys,
lush green forest and a scenic beauty to die for. तो क्या क्या था वहां पे? बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स थे, रिवर थे, वैलीज थी, लश ग्रीन फॉरेस्ट थे और एक ऐसी सीनिक ब्यूटी थी जिसको नजारा देखते ही बनता था. द ट्रैक वॉज लॉन्ग बट द वेदर डिड नॉट लेट अस गेट टायर्ड. ट्रैक बहुत लंबा था लेकिन वेदर इतना अच्छा था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि हमें टायर्डनेस फील ही नहीं हुई. वी हैड शेयर्ड टेंट्स. अब टेंट्स कैसे थे वहां पे? आपको शेयरिंग बेसिस थे, मतलब एक टेंट में यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स हैड टू स्टे. आवर गाइड हेल्प्ड अस टू सेट इट अप, तो सेट द टेंट्स अप. तो जितने भी टेंट्स थे उसको गाइड ने हेल्प किया टेंट्स लगाने में. द म्यूजिक ऑफ द फ्लोइंग रिवर, chirping of birds and company of my friends made it memorable. तो अब जो वहाँ के पास में कैंपिंग जहाँ उन्होंने किया था, जहाँ उन्होंने अपने कैंप सेटअप किए थे, उसके पास में एक नदी बह रही थी और वहाँ पे उसकी जो आवाज़ थी, बर्ड्स की आवाज़ थी एंड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स मेड इट मेमोरेबल, मतलब उसने उसे यादगार बना दिया. वी प्लान कैंप फायर इन द इवनिंग. रात में हमने कैंप फायर प्लान किया. कैंप फायर क्या होता है? वो जो आप लकड़ियां जला के आप आग लगाते हो और उसके बाद यू सिट अराउंड इट. ठीक है. सम म्यूजिक, गिटार, ज्यूस एंड स्नैक्स मेड इट टोटली मैजिकल. अब जस्ट इमेजिन, पूरी हर जगह जंगल है, बहुत प्यारी हवा चल रही है. Once you look up, you can see the stars that you have never seen before. And then you had some juice and snacks and music, guitar and your friends. So of course it is magical. We also sang and danced around the campfire. हमने नाचा गाया campfire के around. Post dinner, मतलब डिनर के बाद, prepared by my friends, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने प्रिपेयर किया था, we all assembled in one tent and had story session. फिर हम सब लोग एक टेंट में असेंबल हो गए and we had our story session. People shared their enthralling experiences. लोगों ने अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए. The next day we saw wild animals and took photographs. Next day हमने बहुत सारे wild animals को देखा और हमने बहुत सारी pictures click करी. While we were busy with the pictures, a troop of monkeys got our bags from the tree. तो जब हम पिक्चर्स लेने में बिजी थे तो हमने क्या किया था, हमारे बैग्स एक जगह टांग दिए थे, तो मंकीज आके हमारे बैग्स लेके चले गए. We chased them and after a long time got our bags. हमने उनका पीछा किया और बहुत टाइम बाद हमको हमारे बैग्स वापस मिले. It was a great escape for all of us. It was a great escape, मतलब बाल बाल बचे वरना हमारे बैग सबके चले जाते. The experience was really adventurous, scary, lovely and I wish to go camping again. जो पूरा एडवेंचर था वो कैसा था? स्कैरी भी था, बिकॉज रात में जब आपको किसी की आवाज नहीं आती है तो समटाइम्स यू गेट स्कैर्ड. लवली एंड आई विश टू गो कैंपिंग अगेन. नाउ इस स्टोरी में वॉट एवर पॉइंट्स यू हैड हियर, पिचिंग टेंट्स वी कवर्ड, कैंप फायर वी कवर्ड, सिंगिंग एंड डांसिंग भी हमने कवर किया, स्टोरी सेशन, वाइल्ड एनिमल्स और ग्रेट एस्केप. So this is how, and there was a flow as well, right? रात हुई, फिर सुबह हुई, then they had a good time, monkeys लेके चले गए, वापस आ गए, and then there was a conclusion that I loved the experience and I wish to go again. So this is how you have to write a story, ठीक है? So this is the story. If you want, you can take a screenshot of this. Second page. Now, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास एक और क्वेश्चन है जहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए. होम टू ब्लू व्हेल डाइविंग लिमिटेड सिंस 1995, गोवा कंटिन्यूज to dazzle us with wealth of ever-changing seascapes, marine life and coral fields. Boasting 105 kilometers of sun-kissed palm-fringed coastline, Goa has for many years been a mecca for tourists worldwide. अब यहाँ पे बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर पैम्पलेट है ये, ठीक है, एक ड्राइविंग जो एक डाइविंग स्कूल है एक तरीके से, जहाँ पे आप जाके स्नोर्केलिंग कर सकते हो, डाइव कर सकते हो, तो वहाँ का पैम्पलेट है जिसने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, नाम क्या है उस जगह का? ब्लू व्हेल डाइविंग लिमिटेड. और ये कब से है? 1995 से है. और उसके बाद गोवा के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे ये गोवा में करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्नोर्केलिंग आप बहुत सारी जगह कर सकते हो. ठीक है,
अब यहाँ पे डाइविंग ऑफर्स दिए हुए हैं, डेली डाइव ट्राइब 3,750 रुपीज, स्नॉर्केलिंग के 1,000 रुपीज चार्जेस हैं, और उसके बाद स्कूबा का 500 है। सो ये चार्जेस भी दिए हुए हैं। नाउ यू हैव बीन गिवन वहां की एमिनिटीज की आपको वहां पे कौन कौन सी चीजें वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी प्रोवाइड गाइडेड जो है यहाँ पे बैच सर्विसेज ऑन अ डेली बेसिस। सो गाइडेड डाइव ऑन अ डेली बेसिस इंक्लूसिव ऑफ फुल स्नॉर्केलिंग इक्विपमेंट विद अ 3 mm shorty wetsuit, or the services of a qualified dive guide, fresh water shower and personal equipment cleaning services. You just need to carry a towel, a swimsuit and smile. तो यहाँ पे जो उनका पैम्पलेट उन्होंने बनाया है उसमें उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है कि हम जो है डाइव्स प्रोवाइड करते हैं, रोज प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको पूरा स्नॉर्केलिंग का इक्विपमेंट हम ही देंगे, आपको कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा। आपको वेट सूट जो होता है, स्विम सूट जो पहनना होता है, वी विल गिव यू दैट। आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस डाइव गाइड मिलेगा। इसके बाद आपको फ्रेश वाटर शावर भी मिलेगा और आपको पर्सनल इक्विपमेंट क्लीनिंग सर्विसेज भी मिलेंगी। मतलब आपके पास जो भी सामान है उसको आप क्लीन भी करके वापस दे सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ अपना टाल, स्विम सूट एंड स्माइल सिर्फ यही कैरी करना है, दैट्स इट। ऑल्सो इसमें लिखा हुआ है अ फुल सेफ्टी एंड कंजर्वेशन ब्रीफिंग, डाइव साइट ओरिएंटेशन एंड एन इंट्रोडक्शन टू द लोकल मरीन लाइफ विल बी कंडक्टेड ऑन बोर्ड। मतलब जब हम आपको डाइविंग के लिए लेके जाएंगे तब आपको उसके पहले पूरा सेफ्टी मैनुअल बता दिया जाएगा। इफ यू हैव सीन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें होता था ना अप डाउन, ओके, नॉट ओके। सो इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे थे। एंड एन इंट्रोडक्शन टू द लोकल मरीन, पूरे डाइव साइट का इंट्रोडक्शन मिलेगा कि ये कौन सी साइट है, कहाँ हम डाइव कर रहे हैं। और जब अंदर आप जाओगे तो कोरल्स, फिशेस जो आप देखोगे उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। नाउ डाइव साइट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज लोकेशंस विद बेस्ट विजिबिलिटी। अब वो ये भी बता रहे हैं कि हमारी जो डाइव साइट्स है हम उसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे सबसे अच्छे से आपको अंदर का पूरा जो लाइफ है वो दिखेगा। बहुत सारी फिशेस होंगी वहाँ, फिश होंगी वहाँ पे, और जो डाइवर्स का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, उससे वो आपको बेस्ट जगह पे ही लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट इज गेस्ट अकम्पनिंग डाइवर्स आर ऑल्सो वेलकम। तो जो डाइवर्स को मतलब और उनके साथ कोई गेस्ट हैं वो भी आ सकते हैं। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, सेफ्टी इक्विपमेंट, स्नैक्स एंड फिल्टर्ड वाटर आर प्रोवाइडेड। तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा स्लॉट्स हैं तो अगर आपके साथ कोई गेस्ट आया है तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा स्नैक्स एंड फिल्टर वाटर जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद द सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है। तो अब हमको इससे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। एडवांस में बुकिंग रिक्वायर्ड है। इन द इंटरेस्ट ऑफ योर कंफर्ट एंड सेफ्टी एक स्कूबा रिव्यू प्रोग्राम जो है वो रखा गया, विच इज हाईली रिकमेंडेड फॉर दोस्त जिन्होंने कभी भी डाइव नहीं किया है। पेमेंट टू बी मेड इन फुल प्रायर टू डिपार्चर। तो पहले ही आपको डुबकी लगाने के पहले जो है पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक तरीके से ये क्या है पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो अब आपने पैम्पलेट रीड करो, स्टोरी रीड करो या पोम रीड करो, अब आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करके ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। गिव 3 रीजंस व्हाई गोवा इज नोन एज द मेका फॉर टूरिस्ट। सो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था गोवा इज नोन एज द मेका फॉर टूरिस्ट एज इट हैज फैसिनेटिंग मरीन लाइफ, कोरल फील्ड्स, wealth of ever-changing seascapes, 105 kilometers of sun-kissed, palm-fringed coastline and home to many water sports. तो ये सारे आपको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में, अगर आप अपनी बुक में चेक करोगे तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो उसको सबको एक साथ लिख के हमने ये सेंटेंस जो है, ये आंसर जो है सेटअप किया है। ओके, सो गोवा क्यों है, क्यों उसको मेका बोलते हैं? बिकॉज इट हैज फैसिनेटिंग मरीन लाइफ। उसकी मरीन लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, कोरल फील्ड्स उसके बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें जो सीस्केप्स हैं मतलब हमेशा कलर चेंज होता रहता है एंड इट्स ब्यूटीफुल। 105 किलोमीटर ऑफ सन किस्ड पाम फ्रेंच कोस्ट लाइन, मतलब 105 किलोमीटर की जो है पाम कोस्ट लाइन है जिसमें पूरी कोस्ट लाइन में पाम जो ट्रीज हैं वो है वहां पे, और उसमें बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। Why would people on the dive tour require freshwater showers?
जो डाइव टूर पे जो लोग होते हैं उनको फ्रेश वाटर के शावर्स क्यों चाहिए होते हैं? द सॉल्ट वाटर कैन मेक योर स्किन ड्राई, लीविंग एन अनकंफर्टेबल इची फीलिंग। अब ये ऑफकोर्स उसमें नहीं लिखा हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आंसर ऑन योर ओन कि जो सॉल्ट वाटर होता है ना वो आपकी बॉडी को बहुत ही इची मतलब ईचिंग होने लग जाती है, अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होने लग जाती है। तो अ फ्रेश वाटर बाथ इरेडिकेट्स, वो हटा देता है द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अ गुड डाइव साइट डिटरमाइंड। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो हमारे जो एक्सपीरियंस्ड जितने भी जो डाइवर्स हैं वो आपको बताते हैं कहाँ लेके जाना है, प्लस हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, वहाँ की मरीन लाइफ बहुत अच्छी हो, फिश जो है उनकी बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ हों। तो यही आंसर हमने कैसे फ्रेम किया है, अ गुड साइट शुड बी एट अ लोकेशन विथ बेस्ट विजिबिलिटी, डाइवर्स फिश लाइफ, लो टाइड्स, अगर बहुत हाई टाइड है तो अंदर जो आप इतना इजीली आप नीचे जा ही नहीं पाओगे, एंड अप्रोप्रिएट वेदर। पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द डाइवर्स ऑन बोर्ड हेल्प टू आइडेंटिफाई सच अ साइट। तो एक तो आपने बता दिया एक गुड साइट कैसी होती है, जहां पे सबसे अच्छी विजिबिलिटी हो, फिश लाइफ बहुत डाइवर्स हो, टाइड्स कम हो, बहुत अच्छा वेदर हो। ठीक है, इसके अलावा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं किसके, डाइवर्स के, वो भी आपको हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई सच अ साइट। नेक्स्ट है फॉर विच एक्टिविटी डज ब्लू व्हेल डाइविंग स्कूल दिस लिमिटेड प्रोवाइड ट्रेनिंग। तो ये किसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, स्नॉर्केलिंग के लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, विजिबिलिटी, रेकमेंड, प्रायर। तो विजिबिलिटी का हमने क्या बनाया, द थिक फॉग लेड टू जीरो विजिबिलिटी ऑन रोड्स। विजिबिलिटी मतलब आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो वहां पे। ठीक है, विजिबिलिटी का मतलब होता है क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने बोला जो इतना गहरा फॉग था उसकी वजह से जीरो विजिबिलिटी हो गई थी रोड पे, मतलब कुछ नहीं नजर आ रहा था। रेकमेंड करना मतलब आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो, इसको हिंदी में बोलेंगे कि सिफारिश कर रहे हो, सिफारिश नहीं, क्या बोलेंगे रेकमेंड करने को, प्रस्ताव रख रहे हो कि ये अच्छा है। आप अपने जो ओपिनियन है वो सामने वाले के पास रख रहे हो। कोई जैसे मैंने बोला कि अच्छा यू नीड इंग्लिश के लिए ग्रामर बुक्स, देन यू कैन आई विल रेकमेंड रेन एंड मार्टिन, या आई विल रेकमेंड द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर, और आई विल रेकमेंड द होली फेथ ऑफ ग्रामर। तो अब ये मैं रेकमेंड कर रही हूँ, मतलब मैं आपको ये सारी इनका प्रस्ताव रखती हूँ कि ये जो है प्रपोज नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ इन चीजों को। अब जैसे कोई जॉब है तो आपने क्या बोला, मुझे इस जॉब के लिए ग्रेजुएट बंदे ही चाहिए, तो आई रेकमेंड अ ग्रेजुएट इन लिटरेचर फॉर द जॉब। प्रायर मतलब पहले, आई एम सॉरी बट आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट एंड आई कांट कम टुनाइट। मतलब जैसे आपके फ्रेंड्स ने कहा कि चलो आज शाम को हम पार्टी करने चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मेरा पहले से एक कमिटमेंट है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट। नेक्स्ट हमें बनाना है डैजल और सीस्केप के लिए। तो डैजल का मतलब क्या होता है, चमक, चकाचौंध। So the dazzle of stardom and status attracts everyone. Stardom मतलब when you are the star, तो लोग आपके पास आते हैं, मीडिया आपके पास आती है, everybody wants to have your autograph। तो जो stardom का और status का जो attract करता है ना, उसका मतलब जो dazzle होता है वो हर किसी को attract करता है। जो स्टारडम और स्टेटस का जो dazzle होता है, उसकी जो चकाचौंध होती है वो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट इज सीस्केप। सीस्केप मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी सी की प्लेस पे जाते हो, ठीक है, कोई भी सी शोर पे जाते हो, सो पूरे जो यूज होते हैं, यूज HUE, मतलब यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर्स। तो जैसे सी का कलर हुआ और स्काई का कलर हुआ, वो पूरे टाइम चेंज होता रहता है। दीज आर द डिफरेंट सीस्केप्स। तो यहाँ हमने सेंटेंस क्या बनाया, द सीस्केप्स ऑफ मालदीव्स वर हर इंस्पिरेशन। तो शी, लेट्स से शी क्रिएटेड अ पेंटिंग, तो वो पेंटिंग की इंस्पिरेशन क्या थी, सीस्केप्स ऑफ मालदीव्स। So that is it guys, thank you so much. Here we are done with practice sheet B of our first unit of English channel book, right? Now in our next video we are going to start with the second unit of our literature course book. और इसमें भी we have got one poem and 2 interesting chapters. So we'll do it in our next video. Take care of yourself. In case you have any doubts, please ping me in the comment box and I'll help you with it. Also,
If you're not able to find the website, I mean the videos on YouTube, you can visit our website, go there, click on the course you want, click on the subject, select the topic, and your video will be on. Thank you so much. We are done here. Okay, that was for the next unit, but I'll show it in the next video. Take care of yourselves. Bye bye.